करते हैं एटॉमिक मॉडल। तो हमने ये बोला कि एटॉमिक मॉडल्स जो होते हैं बेसिकली वो हमें क्या बता रहे हैं, अरेंजमेंट बता रहे हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे एटम्स के अंदर कैसे अरेंजमेंट करते हैं, कैसे वो रहते हैं। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, कि वो हमने बताया कि साइंटिस्ट ने क्या किया, अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स दिए उनके बेसिस पे। ठीक है, और वो एटॉमिक मॉडल्स क्या, उनका मेन एम क्या था, उनका मेन एम था कि एटॉमिक मॉडल देके वो ये बताना चाहते थे कि एटम कब स्टेबल होगा। ठीक है, एटम जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो कैसे उनकी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन होती है। ठीक है, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, इन सब बेसिस के लिए क्या है एटॉमिक मॉडल्स दिए गए। तो चलो एक एक करके सबको देखते हैं कि एटॉमिक मॉडल कैसे रहे कैसे नहीं। तो देखो चलो, सबसे पहला जो एटॉमिक मॉडल दिया गया वो किसने दिया, हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, ये मॉडल नाम से पता चल रहा है किसने दिया था, ये नाम ये किसने दिया था, बेसिकली जे थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन ने क्या किया, अपने एक एटॉमिक मॉडल दिया जिसमें उसने क्या बोला कि हमारा एक एटम अगर होता है, अगर हम एक एटम को लें, ठीक है, अभी तक सिर्फ क्या है, जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे डिस्कवर हुए थे, जब तक रदरफोर्ड मॉडल था तब तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे, उसके बाद जाके न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए थे। तो अभी तक तो सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बेसिस में मॉडल दिए जाने लगे। ठीक है, तो थॉमसन ने क्या किया, मॉडल दिया, उसने ये बोला कि हम एक एटम को क्या मान सकते हैं, हम एक एटम जो होता है हमारा, वो एटम क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है जिसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, एक एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मानते हैं जिसका क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। ठीक है, विद इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट, मतलब जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, पड़े हुए हैं, वो इस तरह से पड़े हुए हैं यूनिफॉर्मली, वो भी यूनिफॉर्मली इस तरह से पड़े हुए हैं ताकि एटम क्या है, ओवरऑल न्यूट्रल रहे। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, ये चीज हो गई। तो इसने यही बोला बेसिकली कि एटम क्या होता है, हमारा एक पॉजिटिवली चार्ज पेयर होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एम्बेड हो रखे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है उसके अंदर पड़े हुए हैं, सच दैट कि उसको क्या है, स्टेबल अरेंजमेंट मिल सके। ठीक है, इसने ये बोला हमारा। ठीक है, इसने अपने मॉडल को किससे कंपेयर किया, या हम इसके मॉडल को किससे कंपेयर करते हैं, तो इसके मॉडल को हम किससे कंपेयर करते हैं, वाटरमेलन से। जो इसने एटम का मॉडल दिया उसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, वाटरमेलन से। तुमने देखा होगा कि वाटरमेलन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक रेड कलर का पार्ट होता है और एक उसके अंदर क्या है, ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। ठीक है, तो इसने क्या बोला, जो वाटरमेलन का रेड कलर का पार्ट है वो बेसिकली थॉमसन के मॉडल में एटम की बात कर रहा है। ठीक है, थॉमसन के मॉडल में वो चीज क्या है, एटम है। ठीक है, और जो उसके अंदर जो वाटरमेलन का रेड पार्ट तो एटम हो गया, और जो सीड्स हैं वो किसका बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं मॉडल में, वो क्या है, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन है। थॉमसन के मॉडल में वो इलेक्ट्रॉन का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज है। तो इसने ये बोला कि ये क्या है, मतलब इसने जो कंपैरिजन किया वो वाटरमेलन के साथ किया। इसका जो मॉडल था वो बेसिकली जैसे वाटरमेलन होता है ना, उसका रेड पार्ट पूरा फैला होता है अच्छे से। ठीक है, वो क्या है, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है, उसके अंदर ब्लैक कलर के सीड्स है, ब्लैक कलर के सीड्स मतलब बेसिकली क्या हो गया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये चीज हो गई। और भी चीजों से कंपेयर किया था, जैसे प्लम पुडिंग हो गया। ठीक है, प्लम पुडिंग हो गया, रेजिन पुडिंग हो गई। ठीक है, उससे कंपेयर किया। तो जैसे हमारे केक्स वगैरह में रहते हैं ना, जो केक्स वगैरह होते हैं उनमें क्या है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहते हैं, उनकी पुडिंग वगैरह की बात कर रहे हैं कि पूरा एक केक क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, उसके अंदर क्या है, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह पड़े होते हैं वैसे हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम था। ठीक है, बेसिकली इसने ये तो एक्सप्लेन कर दिया था कि हाँ भी एटम स्टेबल है। इसने बोला, जो मॉडल ने दिया उसने क्या है, ओवरऑल न्यूट्रलिटी तो बता दी एटम की, कि हाँ भी एटम क्या है, न्यूट्रल है, इसने ये तो बता दिया। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या रही, इसकी लिमिटेशन ये रही कि आगे जो एक्सपेरिमेंट हुए थे, हम पढ़ेंगे भी, जो रदरफोर्ड ने किए थे या और साइंटिस्ट लोग कर रहे थे, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे इसका मॉडल। जैसे ना हम बताते हैं, हम मॉडल जिस हिसाब से देते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी रैंडम बोल देंगे कि ठीक है एटम ये है, इलेक्ट्रॉन ये है, ऐसा हम कुछ रैंडम नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, पूरा प्रॉपर देखते हैं उस चीज को, कि वो चीज जो हम बोल रहे हैं वो हर जगह एप्लीकेबल हो रही है या नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि हमने अभी अभी के लिए बोल दिया चलो कि हाँ भी एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक्चुअली बाद में रिजल्ट कुछ और ही आ रहे हो।
रिजल्ट क्या है इसके, इस मॉडल के मतलब कि क्या हो, अगेंस्ट हो, मतलब कुछ रिएक्शन करवा रहे हो, वहां पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ही ना हो, कैसे से यूनिफॉर्मली प्रेजेंट ही ना हो, ठीक है। वही चीज इसके साथ हुई थी। तो इसने भी जो मॉडल दिया था बेसिकली, उसने क्या किया था ओवरऑल, इसने बेसिकली क्या किया था ओवरऑल जो है हमारी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बता दी थी एटम की, ओवरऑल जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बता दी थी, ठीक है, ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एटम की बता दी, ठीक है। और लेकिन ये क्या है, जो रिजल्ट आए, जो लेटर ऑन एक्सपेरिमेंट किए गए एटम्स वगैरह पे, उनके जो रिजल्ट्स आए, ये क्या थे, इनकंसिस्टेंट है, ये मॉडल क्या है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, यही इसकी क्या रही, लिमिटेशन रही। तो मैंने जैसे तुमको बोला ना कि हर एक जो भी मॉडल पढ़ेंगे हम बेसिकली क्या करेंगे, हम उसकी लिमिटेशन पढ़ेंगे और वो मॉडल क्या कहता है वो पढ़ेंगे। तो यही कह रहा था कि एटम पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ठीक है। और अब अगर इसकी लिमिटेशन की बात करूं तो लिमिटेशन क्या हो जाएगी कि दिस मॉडल could not explain the results of Rutherford experiment, could not explain result of Rutherford experiment। अब हमारे दिमाग में ये चीज आ गई कि रदरफोर्ड ने ऐसा क्या कर दिया था, कौन सा एक्सपेरिमेंट कर दिया था बेसिकली, ठीक है, कि हमारा क्या है कि ये मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया हमारा, ठीक है। ये चीज है कि रदरफोर्ड ने ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट कर दिया था, ठीक है, ये चीज है। चलो देखो, ये चीज हो गई। अब देखो, अब एक बात करते हैं हम, देखो पहले तो ऐसा मत सोचना कि ये हमें गलत मॉडल है तो हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, ये गलत मॉडल है तो हम क्यों पढ़ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें सीधा ही, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा नहीं तुम सोचो कि मैं तुम्हें सीधा ही क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे ले जाऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे ले जाऊंगा बिल्कुल ही, ठीक है। तो वो क्या है बेसिकली, हम थोड़ा हिस्ट्री में जाके देखेंगे, हिस्ट्री में शुरुआत कैसे हुई बेसिकली, कि हिस्ट्री में शुरुआत कैसे हुई। ऑब्वियस ही बात है, थॉमसन कोई ऐसा वो नहीं था कि बेसिकली कि नॉर्मल साइंटिस्ट नहीं था वो, क्योंकि अच्छा खासा साइंटिस्ट था, उसको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है बेसिकली। तो ऐसा नहीं है कि उसका जो, चलो भले उसने उसका जो एटम गलत, मॉडल गलत हो गया तो उसका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो वही कंट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में, उसका हिस्ट्री की फॉर्म में उसको देख रहे हैं। अब मैं सीधा तुमको आज के मॉडल पे ले जाऊं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे, तो तुम्हें पीछे का पता ही ना हो तो तुम क्या कर लोगे उसमें, ठीक है ना, क्या कर लोगे तुम उसमें, मतलब कि तुम्हें ऐसे इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। जैसे हम एसएससी में हिस्ट्री क्या पढ़ते हैं कि हम अब हिस्ट्री में तो जो चीजें हो चुकी है ना, बस उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं फिर बेसिकली, उसको यही तो पढ़ रहे हैं कि जानना चाह रहे हैं कैसे, मतलब कि लोग काम करते हैं, कैसे चीजें होती हैं, कैसे हमें करना होता है। अगर कल को हम साइंटिस्ट बन गए, और अब तुम सोचो, तुम कह रहे हो कि हमें ये गलत मॉडल है क्यों पढ़ाया जा रहा है, कल को मान लो तुम साइंटिस्ट बन गए, ठीक है, तुम साइंटिस्ट बन गए और क्या कहते हैं, तुमने कोई मॉडल दे दिया ऐसा, तो तुम चाहे गलत ही हो, तुम क्या नहीं चाहोगे कि हाँ भी हमारे मॉडल की भी बात हो, चाहे हमने गलत हमने, लेकिन जो किया तो कुछ काम तो किया है ना, हमने कुछ काम तो किया है, चाहे वो गलत ही बाद में हो गया हो, लेकिन एक बार उसको दिखाओ तो सही कि हाँ हमने भी कुछ किया था। तो ये चीज रहती है। तो ये चीज हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम हो गया, कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन एम्बेड होते हैं। अब हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि ये मॉडल क्यों फेल हो गया था, क्योंकि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट जो किया था उसके रिजल्ट नहीं ये एक्सप्लेन कर पाया था, ठीक है। अब ऐसा रदरफोर्ड ने क्या कर दिया था कि इसका मतलब कि रदरफोर्ड ने ऐसा कौन सा, बेसिकली अब अगर हम बात करें क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट कर डाला जिसकी वजह से थॉमसन मॉडल क्या है फेल हो गया था, तो वो अब हम देखते हैं। चलो, तो अब देखते हैं हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, कि रदरफोर्ड ने ऐसा कौन सा मॉडल दिया था। तो ये चीज हो गई रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, ये चीज हो गई। हाँ, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की अगर हम बात करें तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में क्या चीज थी, एक मिनट रुको। हाँ अभिषेक, कौन सा फर्स्ट पॉइंट बताना है बेटा, बेटा कौन सा फर्स्ट पॉइंट बोल रहे हो, ये वाला कि एटम पॉजिटिवली चार्ज होता है। सर ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वाला। अच्छा, ये मैं बता रहा था कि ये ना, इसने क्या किया था, इस मॉडल ने ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के बारे में बता दिया था। ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी किसको बोलते हैं हम, जब हमारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या हो, इक्वल हो, ओवरऑल क्या हो, जीरो हो वो,
जब हमारा टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज हो, ओवरऑल वो जीरो हो, तो उसको हम बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इसने वही बताया था कि ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बता दी थी, क्योंकि इसने बोल दिया था कि एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पेयर है, जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से बेड हो रखे हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह से पड़े हुए हैं बेसिकली, ताकि वो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज को वो कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं बेसिकली। तो इसने ओवरऑल न्यूट्रलिटी बता दिया था एटम का, कि ओवरऑल न्यूट्रलिटी होती है देखो एटम के अंदर, लेकिन ये बाकी चीजें नहीं बता पाया था, कि जैसे इसके रदरफोर्ड के जो रिजल्ट आए थे उनको नहीं बता पाए थे, इसलिए वो उसकी लिमिटेशन बन गया। क्लियर है? ठीक है, चलो। यस अब हम बात यस कर रहे हैं कि हाँ, अब हम बात कर रहे हैं कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ जो एटम है बेसिकली, ठीक है, वो क्या था, ठीक है, उसने क्या मतलब बताया, और उसका कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसकी वजह से वो क्या हुआ, थॉमसन मॉडल क्या है हमारा फेल हो गया था। ठीक है, वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम अगर एक्सपेरिमेंट की बात करें, तो रदरफोर्ड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने कौन सा किया था, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। देखते हैं ये अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था। देखो चलो, अल्फा रे स्कैटरिंग मैंने तुम्हें कल ही बताया था, शायद बताया था कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, है ना, हमने जिक्र किया था ना, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं बेसिकली, ये होते हैं डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई। तो देखो उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उसने क्या किया था कि अल्फा पार्टिकल्स को क्या करवाया था, बम्बार्ड करवाया था किसके ऊपर, थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर। ठीक है, उसने बम्बार्डमेंट करवाया था, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या था, बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन थिन फॉइल ऑफ गोल्ड। ठीक है, गोल्ड की थिन फॉइल पर उसने क्या करवाया था, बम्बार्डमेंट करवाया था अल्फा पार्टिकल्स का। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स का। तो देखो उसने क्या सेटअप रखा था वो देखते हैं, फिर सेटअप से एक्सपेरिमेंट बताता हूँ क्या हुआ था क्या नहीं। उसने पहले उनके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाया। ठीक है, बम्बार्डमेंट करवाने के बाद उसने क्या किया, उसने उस चीज को स्टडी किया कि हमारा वो क्या कहते हैं, कि कैसे कैसे स्कैटरिंग हुआ बेसिकली उन अल्फा पार्टिकल्स का, वो ये बताना चाह रहा है। तो उसका हम वो देख लेते हैं कि उसने कैसा सेटअप बनाया, वो देख लेते हैं। देखो ठीक है, ये चीज हो गई, थोड़ा ऐसे रफ से ही बनाया मैंने, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या क्या है। ये कोई ब्लॉक है वैसे ही, जिसके अंदर हमने क्या किया है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं बेसिकली, ये वो एलिमेंट होते हैं जो अपने आप ही डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं। ठीक है, अपने आप ही वो टूटते रहते हैं छोटे छोटे एटम्स वगैरह में। ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या निकला, जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकला, ये क्या निकल रहे हैं हमारे बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ये हमारी क्या है, स्लिट है। स्लिट बेसिकली क्या कर रही है, उनको एक स्ट्रेट लाइन में भेज रही है, मतलब उनको क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने के लिए पास दे रही है कि हाँ भी तुम्हें स्ट्रेट लाइन में चलना है। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल्स हो गए। ये हमारी क्या हो गई, गोल्ड की फॉइल हो गई। ये हमारी बेसिकली क्या है, गोल्ड फॉइल हो गई। ये हमारी क्या हो गई, स्क्रीन हो गई। ठीक है, जिसके ऊपर क्या है, जेडएनएस की कोटिंग है। जेडएनएस बताया था ना, फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, उसके ऊपर ये स्क्रीन है, उसके ऊपर कोटिंग है। तो देखो हुआ क्या, ये उसका सेटअप था। उसने क्या करवाया, अल्फा पार्टिकल्स क्या है, अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली क्या है, अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, वो जाके क्या हो रहे हैं, गोल्ड फॉइल के ऊपर प्रेजेंट हो रहे हैं, मतलब कि गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या कर रहे हैं वो, मतलब कि जाके टकरा रहे हैं उसके साथ, और उनके फिर क्या हो रही है, उनकी स्कैटरिंग हो रही है। देखो अभी थॉमसन मॉडल ने क्या बोला था, थॉमसन मॉडल ने ये चीज बोली थी कि एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पेयर होता है। ठीक है, और वो क्या है, पूरा जो एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज पेयर होता है, और उसका जो पॉजिटिव चार्ज है बेसिकली वो क्या है हमारा, अगर हम बात करें तो पूरी जगह फैला हुआ है। ठीक है, तो अगर हम गोल्ड के एटम की बात करें, गोल्ड के एटम की बात करें, तो गोल्ड के एटम में भी यही चीज होगी, अगर हम उसको मानते सही, थॉमसन को मानते, तो गोल्ड के एटम्स में भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह फैला होगा। ठीक है, तो पूरी तरह फैला फैला होगा। अल्फा पार्टिकल भी कैसे होते हैं, जब वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा तो होगा क्या, वो बेसिकली उससे टकराएगा या फिर वापिस आएगा, या फिर उसके अंदर से तो नहीं जाने वाला वो बिल्कुल भी। मतलब कि मैं बताता हूँ, रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेक्ट किया था कि अगर थॉमसन का मॉडल सही है,
थॉमसन का मॉडल सही है, तो गोल्ड के अंदर जो एटम्स है, यहाँ पे ये गोल्ड फॉइल के अंदर जो गोल्ड एटम्स हैं, उसके एटम्स के अंदर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पूरा फैला हुआ है। तो जो अल्फा पार्टिकल है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ऐसा होगा कि मतलब कि एक दूसरे के पास नहीं आना चाहेगा बिल्कुल भी। तो होगा क्या, जैसे ही वो अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के पास पहुंचेगा, उसको क्या दिखेगा, पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, वो वहां से क्या है, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। वो क्या है, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, अपने पास से डेविएट कर जाएगा रिपल्शन की वजह से। वो रदरफोर्ड यही मान के बैठा था कि यही होगा, लेकिन पता क्या हुआ, उल्टा ही कुछ हो गया। उल्टा क्या हो गया, उसको क्या दिखा, उसको दिखा कि सारे जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल है वो तो क्या है, बिल्कुल गोल्ड फॉइल में से पास हो गए सीधा के सीधा। उसको कुछ और ही दिखा, तभी तो गलत हो गया थॉमसन मॉडल। तुम खुद सोचो, थॉमसन मॉडल के हिसाब से थॉमसन मॉडल क्या कहता है कि अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज पूरी अच्छे से फैला हुआ है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई उसके साथ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो तो रिपेल होकर डेविएट हो जाएगा अपने पास से, डिफ्लेक्ट हो जाएगा वो तो। लेकिन हुआ क्या था एक्चुअल में, रदरफोर्ड ये देख के शौक में आ गया था कि हुआ क्या, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो क्या है, गोल्ड फॉइल से पास ही हो गए सारे के सारे। मतलब मोस्ट ऑफ द 90% पार्टिकल्स के गोल्ड फॉइल से पास हो गए। ठीक है, और वो हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही वो पास हो रहे हैं तो ये स्क्रीन क्या कर रही है, ग्लो कर रही है बेसिकली। जब भी वो कोई पार्टिकल उसको हिट कर रहा है तो वहां पे क्या है, ग्लो कर रही है उस पॉइंट पे, जब भी उसको कोई हिट कर रहा है। तो उसको क्या दिख रहा है, मेन जो ग्लोइंग हो रही है वो इस सेंटर में हो रही है, इस रीजन में हो रही है। मेन जो ग्लोइंग है, जो बार बार ग्लोइंग हो रही है, वो इस रीजन में हो रही है। इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे जो अल्फा पार्टिकल्स है वो तो गोल्ड फॉइल में से पास कर गए। ठीक है, उसने क्या देखा, कुछ थोड़ी बहुत एक दो बार यहाँ पे भी ग्लोइंग हुई, यहाँ साइडों में भी। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ गए होंगे। ठीक है, ये चीज है। लेकिन यहाँ पे ग्लोइंग जो थी, जो बी पॉइंट पे ग्लोइंग थी, वो ज्यादा नहीं हुई, सिर्फ एक या दो बार या दो या तीन बार हुई होगी। ठीक है, तो मतलब वहां पे अल्फा पार्टिकल बहुत ही कम जा रहे हैं। ठीक है, एक दो बार उसने कहा देख लिया ग्लोइंग क्या है, यहाँ पे हो गई एंड्स पे। तो ऑब्वियस सी बात है, एक दो बार क्या है, यहाँ पे भी अल्फा पार्टिकल्स आए होंगे, स्कैटर होके, मतलब डिफ्लेक्ट होके वापस आए होंगे। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, बिल्कुल ही वापस चले गए थे। ये चीज उसने ऑब्जर्व करी थी। मतलब ये हुआ था, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या है, वापस हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अंदर तो पॉजिटिव चार्ज पड़ा है अगर थॉमसन की माने तो। लेकिन उसको क्या ऑब्जर्वेशन मिली, अगर मैं उसके ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो देखो उसको क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिली, उसको बिल्कुल ही अलग ऑब्जर्वेशन मिली। उसको अलग ऑब्जर्वेशन क्या मिली, बेसिकली उसको अलग ऑब्जर्वेशन क्या मिली कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल। उसको ये वो मिली, पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल। मतलब वो क्या हो गई बेसिकली, सीधा क्या है, फॉइल में से पास हो गए। वो तो फॉइल में से पास हो गए, जो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ये चीज हुई। सेकंड, उसको क्या ऑब्जर्वेशन मिली कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट एट स्मॉल एंगल्स, डिफ्लेक्ट एट स्मॉल एंगल्स। ठीक है, ये चीज हो गई। और उसने क्या देखा, थर्ड ऑब्जर्वेशन उसको क्या दिखी, वेरी फ्यू पार्टिकल्स, बहुत ही कम पार्टिकल्स, मतलब कि एक या दो मान लो पार्टिकल्स, 12,000 में से दो या तीन पार्टिकल्स मान लो, वेरी फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट बाय लार्ज एंगल्स, बाय लार्ज एंगल्स। ठीक है, कि बहुत ही ज्यादा, मतलब कि बहुत ही ज्यादा में से एक या दो पार्टिकल ऐसे थे कि जो डिफ्लेक्ट बैक भी हुए थे। ठीक है, ये उसको ऑब्जर्वेशन मिली। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि सारे पार्टिकल डिफ्लेक्ट ही करेंगे, और उसका रिजल्ट क्या है, उसका मतलब वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या आई, अरे पार्टिकल तो दो तीन ही डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये क्या हो गया। वो तो ऑब्वियस ही बात है, गलती होना था, शौक में ही आ गए वो तो। मतलब मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था सारे डिफ्लेक्ट होंगे, यहाँ पे सारे तो डिफ्लेक्ट हुए नहीं, सिर्फ एक या दो ही डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, या दो या चार डिफ्लेक्ट हो रहे हैं बेसिकली बस। तो उसको फिर ये लगा कि जो थॉमसन का मॉडल है ना, वो पक्का गलत है, क्योंकि थॉमसन के मॉडल के बेसिस पे जो उसने एक्सपेक्ट किया था वो बिल्कुल नहीं आया। ठीक है, उसकी ऑब्जर्वेशन कुछ और ही निकल गई थी। तो फिर उसने क्या किया, इन पे काम करना शुरू किया। फिर ये जो ऑब्जर्वेशन आई, इन पे उसने क्या है, काम करना शुरू किया। उसने सब स्टडी, मैथमेटिकली स्टडी शुरू कर दी, कैसे ये कितने एंगल पे आ रहा है, कितने पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पूरा उसने मैथमेटिकली कैलकुलेशन किया। और उसने उस बेसिस पे क्या दिया, अपना एक एटॉमिक मॉडल दे दिया। ठीक है, पहले तो ये देख लेते हैं कि उसने इस ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट क्या निकाले।
और फिर रिजल्ट से उसने क्या कंक्लूजन निकाला, मतलब ऑब्जर्वेशन से क्या उसने रिजल्ट निकाले, फिर उस रिजल्ट से उसने कैसे हमें एक मॉडल प्रोवाइड किया। ठीक है, वो देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं एक बार तुम्हारे क्वेश्चंस ले लेता हूँ, तुम्हारे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो देख लेता हूँ मैं। चलो देखो, हाँ ठीक है। तो दीपक बोल रहे हैं वाई गोल्ड, गोल्ड ही क्यों लिया। बेसिकली देखो, मैं क्या चाह रहा था, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला कि उसको ये चाहिए था कि थिन फॉयल हो, कि ज्यादा एटम्स ना हो उसके अंदर, वो बेसिकली कम एटम को स्टडी करना चाह रहा था, क्योंकि अगर ज्यादा एटम होंगे तो ऑब्वियसली बात है, ज्यादा वहां पे क्या होगा कि ज्यादा अगर एटम्स होंगे तो ज्यादा ट्रैफिक होगा, मतलब कि एटम्स का, तो उसके बीच में तो अल्फा पार्टिकल वैसे ही कुछ शो नहीं करेंगे हमें। तुम ये सोचो ना कि अगर मान लो तुमने ये थिन ले ली, ये ले ली लेयर, और तुमने एक गोल्ड फॉयल ये ले ली, तो मुझे बताओ अल्फा पार्टिकल यहाँ से आसानी से पास होंगे या यहाँ से आसानी से पास होंगे। तो वो यहाँ से आसानी से पास होंगे, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है एटम्स का, तो वो एटम कहीं ना कहीं बीच में रुक जाएंगे। तो इसलिए वो चाहता था कि उसको क्या है, थिन गोल्ड फॉयल मिले, मतलब कि उसको थिन फॉयल चाहिए थी, किसी भी एलिमेंट की थिन फॉयल चाहिए थी। और हमें पता है कि गोल्ड जो होता है वो हाईली मेलिएबल होता है। ठीक है, हाईली मेलिएबल और हाईली डक्टाइल होता है, हमें पता है। तो हम गोल्ड को क्या है, बहुत पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत बहुत पतली पतली शीट्स में उनको कन्वर्ट कर। पढ़ लिया था। हो गया क्लियर दीपक की डाउट? ठीक है, चलो। गोल्डी बोल रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल्स इंडिविजुअली निकल रहे हैं या रे की फॉर्म में। बेसिकली बेटा देखो, जैसे कैथोड रेज थी, कैथोड रेज कुछ नहीं थी, वो पार्टिकल्स ही थे जो इलेक्ट्रॉन के निकल रहे थे, जो हमें रेज की फॉर्म में दिख रही थी। यहाँ पे भी वही हो रहा है, अल्फा पार्टिकल्स ही निकल रहे हैं। ठीक है, उसको अब तुम रेज बोल दो, रेज के अंदर अल्फा पार्टिकल्स बोल दो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज है। हाँ चलो नेक्स्ट देखते हैं। दीपक का हो गया, ठीक है, दोनों का हो गया, दोनों का क्लियर हो गया ना ये डाउट। तो ये थे हमारे। ठीक है, चलो देखो अब रिजल्ट्स की बात करते हैं कि रिजल्ट्स में उसने क्या इन्फ्रेंस निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। तो इन ऑब्जर्वेशन के उसके बेसिस पे उसने ये देखा, उसने ये कहा कि अगर मान लो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधा ही निकल गए गोल्ड फॉयल से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एटम के अंदर जो ज्यादातर स्पेस है वो तो खाली है। ठीक है, ज्यादातर स्पेस खाली है, इसलिए तो वो सीधा निकल गए, उनको कुछ भी नहीं हुआ, वो सीधा ही पास हो गए। ये बोलना चाह रहा है वो, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। फर्स्ट से उसने ये कंक्लूजन निकाला। सेकंड से उसने क्या कंक्लूजन निकाला, उसने कहा कि कुछ पार्टिकल्स क्या है, डिफ्लेक्ट हुए स्मॉल एंगल पे। तो उसको ये तो पता चल गया कि अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज तो है, उसको ये पता चल गया कि अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो डिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स खुद पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो डिफ्लेक्शन तो तभी करेंगे ना, वो रिपेल तो एक दूसरे को तभी करेंगे जब सामने भी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो उसने यहाँ से क्या निकाला कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट एट स्मॉल एंगल्स। ठीक है, इस तरह उसने क्या कंक्लूजन निकाला, देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज, देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम। उसने ये कंक्लूजन निकाला कि वहां पे क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज है इनसाइड द एटम। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, देखो जब हम बोल रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा मोस्ट ऑफ द स्पेस जो एटम में है एम्प्टी है, एटम की उसमें पूरा स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कितने रीजन में होगा, वो कहीं ना कहीं छोटे रीजन में प्रेजेंट होगा। नहीं तो अगर वो पूरे रीजन में प्रेजेंट होता तो फिर सारे अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते। लेकिन हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में बोल दिया कि मोस्ट ऑफ द जो स्पेस है एटम के अंदर वो खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। और हम फिर ये बोल सकते हैं कि देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम। ठीक है, तो इनसाइड द एटम अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दिस पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन स्मॉल रीजन, दिस पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन द स्मॉल रीजन, concentrated in small region। ठीक है, ये चीज हुई, मतलब उसने ये बोल दिया कि अगर पूरा का पूरा मोस्ट ऑफ द स्पेस जो एटम के अंदर खाली है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज पड़ा होगा ना, ये बहुत छोटे सी जगह में पड़ा होगा। ठीक है, बहुत छोटी सी जगह पे पड़ा होगा, ये चीज है, उसने ये बोल दिया। चलो थर्ड देखो, थर्ड से उसने क्या कंक्लूजन निकाला, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी उसकी कि एक दो पार्टिकल ऐसे थे, एक दो पार्टिकल ऐसे थे कि क्या हुआ, वो क्या है डिफ्लेक्ट बैक कर गए, वो क्या है वापिस ही मुड़ गए। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हैवी होते हैं। अब अल्फा पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो अल्फा पार्टिकल्स आर हैवी। ठीक है, हैवी होते हैं।
ठीक है। अब हैवी चीज को अगर वापस मोड़ना है, अगर मान लो हैवी चीज तुम्हारी तरफ आ रही है और तुम्हें उसको वापस मोड़ना है, तो तुम्हारा जो वेट होना चाहिए उससे तो ज्यादा ही होना चाहिए। मतलब वही बात समझो ना, इधर से कार आ रही है, इधर से ट्रक आ रहा है, ठीक है। अब ट्रक आ रहा है, अब कार चाह रही है मैं ट्रक को वापस मोड़ दूं, पीछे की तरफ कर दूं, वो नहीं कर पाएगी, क्यों? उसका मास इतना कम है। अब ट्रक के सामने ट्रक ले आओ तुम, तो ट्रक एटलीस्ट उसको पीछे करने की कोशिश तो करेगा, वो थोड़ा बहुत तो हो भी जाएगा, ठीक है। तो वही बात बोल रहा हूँ कि अगर किसी हैवी चीज को तुम्हें अगर वापस भेजना है, किसी हैवी चीज को वापस भेजना है टक्कर से, तो सामने भी हैवी चीज ही होनी चाहिए। अगर सामने हल्की चीज रख दी फिर तो वो क्या हो, कहीं टक्कर तो हो जाएगी लेकिन वो वापस नहीं जा पाएगी हैवी चीज पीछे। तो वही चीज यहाँ समझो कि अल्फा पार्टिकल्स भी क्या हैवी होते हैं और ये वापस आ रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है ना, इसने यहाँ से क्या एक्सपेक्ट किया, मतलब क्या इंफॉर्मेशन निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला कि अब उसके अंदर, सिस्टम के अंदर हैवी मास पड़ा हुआ है कोई ना कोई, ठीक है। उसने ये एज्यूम किया, यहाँ से ये पता किया कि हैवी मास पड़ा हुआ है एटम के अंदर कहीं पे, ठीक है। ये चीज है। तो जैसे अल्फा पार्टिकल्स हैवी हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स हैवी हैं, और हैवी को कौन डिफ्लेक्ट कर सकता है? कोई हैवी ही चीज डिफ्लेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो उसने क्या बोला बेसिकली, देयर इज some object in the center, there is some object in the center at which in which the mass of the atom is concentrated, ठीक है। ये चीज हो गई कि ठीक है, मास ऑफ द एटम क्या है, कंसंट्रेटेड है, ठीक है। मास ऑफ द एटम क्या है, कंसंट्रेटेड है। एक ऐसी चीज है अंदर, सेंटर में है वो भी, क्योंकि सेंटर से ही डिफ्लेक्शन हो रही थी ज्यादा। तो सेंटर के अंदर वो चीज है, उसने कैलकुलेशन करके देखा था कि सेंटर पे कोई ऐसी चीज है जहां पे क्या है, एटम का मास भी पड़ा हुआ है। अब देखो, सेंटर से डिफ्लेक्शन हो रहा है, सेंटर से ही क्या हो रहा है हमारा, मतलब कि पूरा डिफ्लेक्शन, स्मॉल एंगल का भी डिफ्लेक्शन सेंटर से ही हो रहा है, और डिफ्लेक्शन जो है लार्ज, मतलब कि लार्ज एंगल का, वो भी सेंटर से ही हो रहा है। तो उसने इन दोनों ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकाला, इन दोनों ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकाला कि देयर इज अ हैवी बॉडी एट द सेंटर ऑफ एटम, कि एक हैवी बॉडी है एट द सेंटर ऑफ एटम इन विच positive charge and mass of atom is concentrated, mass of atom is concentrated, ठीक है। और उसने उस हैवी बॉडी को क्या बोला, उसने उस हैवी बॉडी को क्या नाम दे दिया, नाम दे दिया न्यूक्लियस का। तो बोला उसने उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। उसने इसको क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस का नाम दे दिया। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? मैं फिर से बता देता हूँ। उसने क्या कहा, सारे पार्टिकल्स सीधा निकल गए, तो उसने बोला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है एटम में, एम्प्टी है। कुछ क्या हुए लार्ज एंगल से, कुछ क्या हुए स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है, और वो पॉजिटिव चार्ज क्या है, छोटे से रीजन में पड़ा हुआ है। कुछ बहुत ही कुछ पार्टिकल्स, बहुत ज्यादा में से कुछ एक दो पार्टिकल्स क्या हो गए, लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। तो डिफ्लेक्शन तो हमें समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से, लेकिन लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट होना मतलब कोई हैवी चीज है अंदर, ठीक है। उसने क्या किया, लास्ट दो ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकाला कि कोई हैवी चीज है वो सेंटर में पड़ी है, और इसके अंदर उसने ये भी बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज भी पड़ा है। तो उसने ये बोल दिया कि हैवी चीज जो है ना, वो क्या है, उसके अंदर क्या है, ये सारा पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। उसके अंदर उसने बोल दिया कि ये सारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज हैवी बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है, जहां पे मास आ रहा है उसकी वजह से, वो पॉजिटिव चार्ज जो है उसके पार्टिकल्स की वजह से मास आ रहा है यहाँ पे। तो उसने उस रीजन को क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस का नाम दे दिया, ठीक है। ये इसने रदरफोर्ड का मॉडल इसलिए सबसे पढ़ाया जाता है क्योंकि इसने क्या किया था, बेसिकली न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवरी किया कि एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस होते हैं, ये डिस्कवर किया था इसने, ठीक है। इसलिए हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज हो गई। चलो यहां तक पहले डाउट ले लेते, फिर आगे देखेंगे हम। यहां तक बताओ कोई डाउट हो तो। हाँ,
राकेश बेटा प्लस और प्लस रिपेल ही तो कर रहा है, तभी तो वो डिफ्लेक्शन हो रहा है ना। वो डिफ्लेक्ट क्यों कर रहा है, वो अपने पास से डेविएट क्यों कर रहा है, ताकि रिपल्शन की वजह से डेविएट कर रहा है वो। हाँ, लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, गोल्डी सही बोल रहे हो, लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, चाहे वो हैवी हो चाहे लाइट हो, रिपेल तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, ये चीज है, सही है। तो यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं है, और चलें आगे फिर। सही पार्टिकल तो पास हो गए थे सर, तो क्या बोल रहे हो बेटा? कई पार्टिकल्स पास हो गए थे सर सीधे, तो बीच में आप कह रहे थे वो लगा हुआ हैवी एटम, हैवी बॉडीज न्यूक्लियस। देखो ये मान लो कि एटम है, जैसे क्या वो तो सीधा ही चले गए, यहाँ से जो पार्टिकल निकले वो तो सीधा ही चले गए बेसिकली। ठीक है, हुआ क्या बेसिकली, जो यहाँ से आए हैं ना, जो इसके पास से होके गुजरे हैं बिल्कुल, वो डिफ्लेक्ट हुए हैं, और जो बिल्कुल ही इसके ऊपर आया है वो क्या है, डिफ्लेक्ट बैक हुआ है। ठीक है, वो डिफ्लेक्ट बैक हुआ है, ये कह रहा हूं मैं। तो मोस्ट ऑफ द एटम्स पार्टिकल्स पास हो गए बेसिकली। तो ये हमारा क्या रहता है, बात करें तो इसका मतलब यही हो गया। क्लियर है, ये चीज हो गई। ये चीज हो गई बेसिकली। ठीक है, चलो चलो देखते हैं। हाँ हाँ, अभी इलेक्ट्रॉन, अर्जुन इलेक्ट्रॉन पे आएंगे, अभी 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 इलेक्ट्रॉन पे आ रहे हैं। अभी तो सिर्फ उसने न्यूक्लियस के बारे में बात की है, क्योंकि उसने क्या है, पॉजिटिव चार्ज की बातें करी हैं। अभी अभी तो इलेक्ट्रॉन पे भी आते हैं हम। देखो अब उसने क्या किया, अब रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन निकाल के ये बता दी कि हाँ भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब उसकी ऑब्जर्वेशन क्लियर हो गई। बस यही एक्सपेरिमेंट था जिसको क्या है, थॉमसन मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, इसी वजह से वो मॉडल क्या है, फेल हो गया था। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने भी क्या किया, एक बेसिकली अगर हम बात करें तो रदरफोर्ड ने भी जो भी ऑब्जर्वेशंस देखी उसके बेसिस पे अपना एक मॉडल दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, तो उसने क्या बोला बेसिकली, उसने क्या कहा कि जो हमारे न्यूक्लियस होता है बेसिकली, उसने यही बोला कि जो भी हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या है, एक स्मॉल रीजन में लाई करता है, जिसको हम क्या है, न्यूक्लियस बोलते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज उसने क्या बोला कि जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अराउंड क्या है, न्यूक्लियस के वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, वो घूमते हैं जैसे कि प्लैनेट्स घूमते हैं सन के अराउंड। और उसने जो सर्कुलर पाथ क्या बोला, ऑर्बिट्स बोला। तो ये उसने क्या दे दिया मतलब कि अपना मॉडल दे दिया। मैं बताता हूँ उसने क्या क्या कहा। उसने सबसे पहले ये बोला देयर इज अ, इससे नहीं, द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम is concentrated in small region at the center called nucleus. Small region at the center called nucleus. ठीक है, उसने ये चीज बोली, उसने अपना ये मॉडल दिया। ठीक है, सेकंड उसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेसिकली, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, revolve around the nucleus in circular path called orbits। कि वो ठीक है सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिट्स बोल रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं तो इनको हम क्या है, ऑर्बिट्स बोल रहे हैं। ये चीज हो रही है। ठीक है, तो उसने क्या बोला, थर्ड उसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है और वो न्यूक्लियस है, जो जो इलेक्ट्रॉन्स है एंड वो जो न्यूक्लियस है, they are held together by strong force of, held together by इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसने ये चीज बोली। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो क्या है, एक दूसरे के अंदर, मतलब कि वहां पे एक एटम के अंदर रह रहे हैं। उसने ये तीन चीजें बोली, ये उसने अपना मॉडल दिया।
ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या बोला कि उसने क्या है न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, ठीक है, उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी के साथ साथ उसने, मैंने तुम्हें बताया था ना, इसने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी करी थी बहुत सारी। तो इसने मैथमेटिकली कैलकुलेशंस करके ये भी पता लगा लिया था कि जो एटम होता है वो, न्यूक्लियस जो होता है ना, न्यूक्लियस जो एटम के अंदर होता है वो न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है। मतलब इसने क्या है, एटम का साइज और न्यूक्लियस के साइज का भी पता लगा लिया था। ये सारा उसने, मैंने तुम्हें पहले बता रहा हूँ कि मैथमेटिकली कैलकुलेशन से देखा था, सारा उसने मैथमेटिकली कैलकुलेशन से देखा था, सारी डिफ्लेक्शन पढ़ के अच्छे से, कौन से एंगल पे कैसे डिफ्लेक्शन हो रही है सब, मतलब कि इतनी ज्यादा उससे मैथमेटिकली अप्रोच अप्लाई किया था कि हम भी अगर पढ़ना चाहे ना, हम टीचर होके भी अगर हम पढ़ना चाहे तो हमें भी शायद ही समझ में आए वो चीज कि वो क्या करना चाह रहा था। ठीक है, लेकिन हम तभी उसका रिजल्ट देख रहे हैं। बेसिकली उसने क्या किया था, उसने कैलकुलेशन करके एटम के साइज भी बता दिया था और उसने क्या कर दिया था, न्यूक्लियस का साइज भी बता दिया था कि हाँ भी जो एटम का साइज होगा वो किस ऑर्डर का होगा, बेसिकली 10⁻⁻10 मीटर का होगा, और जो न्यूक्लियस का साइज होगा वो कितना का होगा, बेसिकली 10⁻⁻15 मीटर का होगा। मतलब कि न्यूक्लियस बहुत ही ज्यादा छोटे रीजन में होता है, ठीक है, जो छोटे से रीजन में होता है बेसिकली, ठीक है, ये चीज है। देखो अब इसको तुम ऐसे कंपेयर कर सकते हो, इसको तुम ऐसे देख सकते हो, इसके मतलब तुम अगर सिग्निफिकेंस देखो कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो अभी लग रहा होगा कि नहीं ज्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस तुम ऐसे देख सकते हो, डिफरेंस जो है ऐसे देख सकते हो, कैसे कि तुम एक क्रिकेट ग्राउंड ले लो पूरा, और तुम क्रिकेट ग्राउंड के सेंटर में जाके क्या कर दो, टेनिस की जो छोटी बॉल आती है ना वो रख दो, तो समझ लो क्रिकेट ग्राउंड तुम्हारा क्या है, एटम है, और वो जो सेंटर में तुमने बॉल रख रखी है ना वो क्या है, वो न्यूक्लियस है। ये रहता है हमारा सिग्निफिकेंट, ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। चलो ये चीज हो गई, देखो अब देखो ये चीज हो गई, तो ये हमारा क्या आ गया, थॉमसन, ये हमारा क्या हो गया बेसिकली, तो ये रदरफोर्ड मॉडल हो गया, ठीक है। अब इसकी हम लिमिटेशंस भी देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चंस ले लेते हैं तुम्हारे डाउट जो आ रहे हैं। हाँ हाँ, गोल्डी बोल रहे हैं कि सर जो अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किए उनका क्या हुआ। बेटा देखो, जो इलेक्ट्रॉन से कोलाइड किए हुआ क्या है ना, देखो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, तो उनको इलेक्ट्रॉन से कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, उनको इलेक्ट्रॉन से कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही ज्यादा कम होता है। मैंने क्या कहा तुमको कि अगर कोई हैवी चीज आ गई उसके आगे कार, मतलब ट्रक के आगे कार ले आओ, तो कार को थोड़ी, मतलब ट्रक को थोड़ी फर्क पड़ेगा कार से, कार को ज्यादा फर्क पड़ेगा ना बेसिकली, ठीक है, तो ट्रक को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ट्रक तो सीधा ही निकल जाएगा बेसिकली, ऐसे समझ लो। तो जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी थे तो उसका जो है बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स को उनका कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपना क्या है आराम से चले गए थे, ये चीज है। हाँ चलो देखो, ठीक है, अब देखो आयुष पूछ रहे हैं सर न्यूक्लियस इतना छोटा क्यों होता है। देखो इसका कोई ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, बेसिकली वो तो वही चीज रहती है कि हम जो बात कर रहे हैं ना, जो हमें दिख रहा है हम वही बोल रहे हैं। अब ऐसे तो तुम कल को ये पूछने लग जाए बॉडी में सेल क्यों होते हैं, ठीक है, सेल के अंदर भी न्यूक्लियस क्यों इतना वो रहता है, ऐसे सेंटर पे ही क्यों रहता है, वो वहां क्यों नहीं रहता, वो वहां क्यों नहीं, तो मैं हम ये चीज नहीं देख रहे हैं, ठीक है, इसका कोई ऐसा कुछ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस नहीं है, उसको बस ये था कि सेंटर में पॉजिटिव, जो उसका मॉडल था उसके हिसाब से सेंटर में ही न्यूक्लियस आना चाहिए था, जो भी उसने मॉडल दिया था उसके हिसाब से सेंटर में ही न्यूक्लियस होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि अगर सेंटर में न्यूक्लियस होगा तभी इलेक्ट्रॉन उसके और चारों ओर घूम सकेगा। अब तुम प्लेनेट के इसको कंपेयर करो प्लेनेट के मोशन से, ठीक है, प्लेनेट के मोशन से करो कंपेयर सन के, प्लेनेट का मोशन सन के अराउंड कैसा है, वो भी तो क्या है बेसिकली, सन सेंटर में, प्लेनेट उसके अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है। अब मान लो सन इधर उधर होता अपनी पोजीशन से, तो वो ऑब्वियस सी बात है ना, वो परफेक्ट हमारा क्या है मोशन नहीं हो पाता फिर, ठीक है, ये चीज है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, वो क्या साइज रह रहा है वो तो हमें ऑब्जर्वेशन दिख रही है कि अच्छा ये साइज होगा, ये साइज होगा, वो तो हम पढ़ रहे हैं, मॉडल को पढ़ रहे हैं हम बेसिकली। हाँ, जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से कोलाइड हुए सारे, हाँ, तो बेटा वही बात है ना, देखो दो चीजें हैं गोल्डी बेटा, देखो ध्यान से देखो, दो चीजें हैं, एक तो न्यूक्लियस के पास से जाना, ये न्यूक्लियस के पास से जाना, और एक न्यूक्लियस के ऊपर ही जाना, तो मुझे बताओ टक्कर कौन करेगा, टक्कर ये करेगा या ये करेगा, सेकंड वाला टक्कर करेगा ना,
तो इस ऑब्वियस ही बात है, ये तो डिफ्लेक्ट हो गया स्मॉल एंगल से, जो टक्कर कर रहे हैं वो रिपल्शन की वजह से भी और टक्कर की वजह से भी दोनों तरफ से लार्ज एंगल से कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज है। चलो अब आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं। देखो अब हमने पढ़ लिया कि रदरफोर्ड मॉडल क्या था, ठीक है, उसने अपने मॉडल को क्या किया था, कंपेयर किया था किससे, उसने अपने मॉडल को प्लेनेटरी मोशन होता है उससे कंपेयर किया था, ठीक है, प्लेनेटरी मोशन होता है उससे अपने मॉडल को कंपेयर किया था कि इलेक्ट्रॉन वैसे ही घूमते हैं न्यूक्लियस के अराउंड जैसे कि प्लैनेट्स घूमते हैं सन के अराउंड, ठीक है, ये चीज है हमारी। चलो अब देखते हैं उसकी फेल हो गया, इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं क्या रही, देखते हैं। चलो देखो रदरफोर्ड ने भले ही थॉमसन मॉडल को गलत प्रूव करके एक मॉडल दे दिया था, लेकिन इसका खुद का मॉडल भी क्या है, सही नहीं था। क्यों सही नहीं था वो जानते हैं थोड़ा। देखो जैसे इन्होंने क्या बोला कि ये मोशन वैसा ही है जैसे कि प्लेनेट क्या है, मतलब कि जैसे प्लेनेट सन के अराउंड घूमता है वैसे ही क्या है इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ये बोला था इसने, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। तो अब हमें क्या है, फिजिक्स में एक थ्योरी होती है मैक्सवेल थ्योरी, वो क्या बोलती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर मोशन में घूमता है, तुमने पढ़ा हुआ है ये चीज कि चार्ज पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर मोशन जब करता है तो एक्सेलरेट करता है, वो तुमने ये चीज पढ़ी हुई है ना, फिजिक्स में पढ़ी होगी तुमने कि जब भी कोई वो है कोई चीज अगर हम घुमाते हैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन करवाते हैं, जब वो स्टोन वाला एग्जांपल पढ़ा होगा तो वो एक्सेलरेशन कर रहा होता है, तो हमने यहाँ पे भी वही चीज लगाई है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल क्या कहते हैं, अगर कोई सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो वो एक्सेलरेशन कर रहा है, ठीक है। और मैक्सवेल थ्योरी क्या कहती है कि जब भी कोई एक्सेलरेटेड पार्टिकल होगा ना और वो जो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो वो क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली एनर्जी लूज करता है, ठीक है। बात को समझना क्या कहना चाह रहे हैं हम। देखो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी लूज करता है, हमने क्या बोला कि चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, वो एक्सेलरेशन कर रहा है। अब जो कोई मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई मान लो एक्सेलरेशन कर रहा है चार्ज पार्टिकल, ठीक है, वो क्या करता है, कॉन्टिन्यूस क्या करता है, अपनी एनर्जी लूज करता है, ठीक है। अब वो कॉन्टिन्यूसली अगर एनर्जी लूज करेगा तो होगा क्या, एक टाइम आने के बाद क्या होगा, वो अपनी एनर्जी लूज करते 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 क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर घिस जाएगा। देखो ऐसे जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं यहाँ पे, अब ये घूम रहे हैं, ये एक्सेलरेशन भी कर रहा है और एक्सेलरेशन करते करते ये अपनी एनर्जी लूज करेगा और ये एनर्जी लूज करते करते क्या होगा, इसकी एनर्जी लूज करते करते ये क्या है, न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। ये घूमता घूमता क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। अगर ये न्यूक्लियस में आके गिर गया तो ठीक है, न्यूक्लियस में गिर गया अगर इलेक्ट्रॉन, तो एटम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, एटम का कोई वही नहीं रहेगा, एटम क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, मतलब एटम चीज ही खत्म हो गई बेसिकली, एटम की चीज ही खत्म हो गई, क्योंकि अगर पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन चला ही गया तो फिर क्या मतलब कि एटम का कोई वो रहेगा नहीं, अस्तित्व ही नहीं रहेगा कि हाँ भी एटम क्या है, कोलैप्स हो गया आप बेसिकली, बिल्कुल ठीक है। तो ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि अब इसको कैसे एक्सप्लेन कर पाए, बेसिकली ये क्या हो गया, स्टेबिलिटी नहीं बता पाया था कि एटम की स्टेबिलिटी की होती है, तो ये क्या है, कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है। ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि एटम स्टेबल रहता है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस क्या है, अलग अलग होते हैं, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, ठीक है, ये चीज है हमारी। ये चीज हो गई, ठीक है। अब ये चीज हो गई हमारी, देखो जैसे तो हमने क्या बोला कि रदरफोर्ड की यही लिमिटेशन रही थी कि उसने ये बोला था कि चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, तो मैक्सवेल थ्योरी ये बोलती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल घूम रहा है तो वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी लूज करेगा कॉन्टिन्यूसली, और वो कॉन्टिन्यूसली अगर एनर्जी लूज करेगा तो होगा क्या, वो जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। अगर वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो एटॉमिक मतलब हमारे क्या है, एटम कोलैप्स कर जाएगा, एटम का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, एटम रहेगा ही नहीं बेसिकली। तो बस वो इसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि एटम तो फिर भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एटम तो फिर भी एग्जिस्ट करता है, तो एटम की स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसलिए ये मॉडल क्या हो गया था, फेल हो गया था, ठीक है। और ये तो ये भी नहीं बता पाया था, साथ में इसकी दूसरी लिमिटेशन क्या थी, दूसरी लिमिटेशन क्या थी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं दे पाया था कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। मतलब इसने ये तो बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं, लेकिन इसने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया था कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस है कैसा, सारे एक ही ऑर्बिट पे घूम रहे हैं या सारे अलग अलग ऑर्बिट पे घूम रहे हैं, अगर अलग अलग ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो कौन किसकी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है ना, वो उनके एनर्जीज वगैरह के बारे में बता पाया था,
ठीक है, ना वो उनकी एनर्जी के बारे में बता पाया था। तो इस वजह से ये क्या हो गया था, ये भी मॉडल क्या हो गया था, फेल हो गया था। हालांकि फिर क्या हुआ था, फिर क्या है, बोहर मॉडल ऑफ एटम आया था, जो कि क्या है, रदरफोर्ड मॉडल के बेस पे ही था। मतलब रदरफोर्ड की उसने कुछ चीजों को लेके बाकी अपना मॉडल दिया था। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रदरफोर्ड मॉडल हो गया। अब रदरफोर्ड मॉडल तक मैंने तुमको बताया ना, अभी न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे, रदरफोर्ड मॉडल के बाद न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए, तब तक इसीलिए अभी तक क्या है कि मतलब न्यूट्रॉन की बातें नहीं हो रही थी। ठीक है, अब न्यूट्रॉन की बातें नहीं हो रही थी, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल के बाद क्या है, न्यूट्रॉन वगैरह डिस्कवर हो चुके थे। ठीक है, न्यूट्रॉन वगैरह डिस्कवर हो चुके थे, तो तब हमारे एक एटम के पास, तब हमारे मतलब कि साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एटम से एसोसिएटेड दो प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया। एटम से एसोसिएटेड दो प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया, कौन कौन सी, एक एटॉमिक नंबर और एक मास नंबर। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ कि देखो, रदरफोर्ड मॉडल के बाद क्या है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल के बाद क्या है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद क्या है, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एटम के एसोसिएटेड दो प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन करी, वन इज एटॉमिक नंबर एंड अदर इज द मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात करें तो इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स की वजह से। ठीक है, प्रोटॉन्स की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होता है वो प्रोटॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक नंबर हम कैसे देखने लग गए, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम। मास नंबर कैसे डिफाइन किया गया, इट इज द नंबर ऑफ, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो निकालते हैं। मास नंबर बेसिकली क्या होता है, इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in the atom, sum of protons and neutrons, sum of the number of protons and neutrons in the atom, ऐसे हम देखने लग गए। ठीक है, हमने ये ऐसे डिफाइन कर दिया। एटॉमिक नंबर को हमने किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम A से। ठीक है, ये मेरा मास नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम Z से। ठीक है, ये चीज हो गई। बेसिकली मैं लिख सकता हूं जो एटॉमिक नंबर है Z, वो किसके इक्वल है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम। और तुम्हें पता है कि एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो एटम होगा उसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम ही होंगे। तो या तो हम इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम भी लिख सकते हैं, इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हुआ कोई एटम या नेगेटिव चार्ज हुआ तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, बड़े होंगे या कम हुए होंगे। ठीक है, इसलिए हम वहां पे नहीं बता पाएंगे इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। लेकिन अगर न्यूट्रल एटम की बात करें तो हम इलेक्ट्रॉन के हिसाब से भी बता सकते हैं, हम प्रोटॉन के हिसाब से भी बता सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। मास नंबर को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, मास नंबर को हम ए से लिखते हैं बेसिकली। ये कैसे लिखते हैं, इट इज द सम ऑफ, या सीधा लिखूं मैं, इट इज द number of protons plus number of neutrons। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तुम यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। देखो, नंबर ऑफ मास नंबर पता होगा तुम्हें, अगर तुम्हें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता हो जो कि Z के बराबर है, तो तुम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। कैसे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखो कैसे निकाल सकते हो तुम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस Z। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो, A माइनस Z, तुम्हारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल के आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, बेसिकली एटम्स के हिसाब से एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिफाइन कर दिए गए। क्लियर है यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, ऐसे ही हमारी एक दो चीजें और डिफाइन की गई, वो क्या की गई, आइसोबार्स एंड आइसोटॉप्स। आइसोबार्स एंड आइसोटॉप्स, देखते हैं क्या होते हैं क्या नहीं। आइसोटॉप्स की अगर मैं बात करूं तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ये वो एलिमेंट होते हैं जिनका क्या है, सेम एटॉमिक नंबर होता है, एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन डिफरेंट क्या होता है, उनका मास नंबर डिफरेंट होता है, तो हम उनको क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एग्जांपल लूं मैं हाइड्रोजन की। ठीक है, तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप एग्जिस्ट करते हैं, H11, अच्छा
चलो H11 क्या है वो भी बता दूंगा। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन जिसको प्रोटियम भी बोलते हैं, ठीक है, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम। ट्रीटियम, ठीक है, ये चीज हो गई। जैसे हमने याद करो पिछली बार कार्बन का पढ़ा था, हमने कार्बन का पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि कार्बन 12 आइसोटोप यूज करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए। तो कार्बन के भी इसका मतलब आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। एक कौन सा होता है? कार्बन 12, एक होता है कार्बन 13 और एक होता है कार्बन 14। ठीक है, ये चीज हो गई। तो हमारे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट के आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वो चीज हो गई। अब अगर आइसोबार्स की बात करूं, आइसोबार्स इज द रिवर्स ऑफ आइसोटोप्स, जिनका सेम मास नंबर होता है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जिनका लेकिन क्या होता है? डिफरेंट क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। जिनका सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट क्या है? एटॉमिक नंबर होता है। वो हमारे क्या होते हैं? आइसोबार्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कैल्शियम और आर्गन की, कैल्शियम एंड आर्गन जैसे एग्जांपल हो गया हमारा। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे होगा, कैसे भी अभी बताता हूँ मैं तुमको। देखो, उससे पहले मैं तुमको इसका रिप्रेजेंटेशन बता दूं कि एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, वो बता दूं मैं तुमको। ठीक है, एटम का रिप्रेजेंटेशन, एटम्स का अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, ठीक है, एटम की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? हम एटम को एक्स सिंबल से लिखते हैं, मतलब कुछ जो भी उसका सिंबल होगा उससे लिखते हैं। और हम उसके क्या करते हैं? लेफ्ट साइड क्या लिखते हैं? जेड लिखते हैं, और राइट साइड हम क्या करते हैं? ए लिखते हैं। ठीक है, मतलब हम नीचे क्या लिखते हैं? उसके सबस्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर लिखते हैं, और उसके हम ऊपर वाली साइड में क्या लिखते हैं? उसका मास नंबर लिखते हैं। क्लियर है यहाँ पे? अब मैं बताता हूँ मैं यहाँ क्या लिखने जा रहा था, यहाँ पे हाइड्रोजन वाले पे, कि हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से? H11, यानी 1 एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर। ड्यूटीरियम क्या होता है? H12, ठीक है, 1 एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर। ट्रीटियम होता है 13, 1 एटॉमिक नंबर और 3 मास नंबर। ठीक है, कार्बन 12 की अगर बात करूं तो ये होता है 12 कार्बन 6, 13 कार्बन 6। कई जगह ऐसे भी लिखा होता है, मतलब कैसे भी लिख सकते हो तुम, इधर ऐसे भी लिख सकते हो, इधर की साइड भी लिख सकते हो। मैं इधर की साइड ही लिख देता हूँ तुमको। देखो, कार्बन कौन कौन से होते हैं? कार्बन 12 6, 13 कार्बन 6, 14 कार्बन 6। मतलब इन तीनों का क्या है? एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है? मास नंबर है। कैल्शियम और आर्गन की बात करूं, इनमें क्या होता है? सेम मास नंबर होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। देखो जैसे 40C20, 40Ar18। ठीक है, ये चीज हो गई। कार्बन मतलब कि जो कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम है ये Ca। कैल्शियम जो है हमारा एटॉमिक नंबर इसका क्या है? 20 है, लेकिन मास नंबर 40 है। आर्गन का क्या है? एटॉमिक नंबर 18 है और मास नंबर क्या है? 40 है। तो दोनों का मास नंबर सेम है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। तो ये किस में आएंगे? आइसोबार्स की कैटेगरी में आएंगे। ये हमारे क्या होंगे? आइसोबार्स होंगे। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो, एक लास्ट चीज है हमारी बस आइसोटॉप से रिलेटेड। देखो, जो भी किसी की भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो कौन डिटरमाइन करता है? वो कौन कंट्रोल करता है? इलेक्ट्रॉन कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कंट्रोल करते हैं। तो अगर बात करूं जैसे आइसोटॉप्स की, तो इनमें क्या है? सब में इलेक्ट्रॉन्स तो सेम रहेंगे। देखो सुनो, मेरी ध्यान से सुनो, देखो मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, कि बेसिकली क्या होता है? जनरली ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करते हैं, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो कंट्रोल करने वाले होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, वो चीज रहती है। यानी मास जो होता है बेसिकली वो क्या करता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज कंट्रोल कर रहा है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमारा क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है केमिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर रहे हैं। अब आइसोटोप्स के केस में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। आइसोटोप्स के अगर केस में बात करूं मैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम रहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम रहते हैं तो हमारा क्या रहता है बेसिकली? तो हमारे आइसोटोप्स की सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सेम होंगी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी हमारी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि आइसोटॉप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या है? सेम रहती हैं। ठीक है, और हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, ये चीज है। तो ये हमारा आइसोटॉप्स और आइसोबार का भी कंसेप्ट हो गया। हाँ तेजस बेटा, बस आज के लिए बहुत है, इतना काफी है। ठीक है, हाँ, अब तुम क्या करना, तुम इसको एनसीईआरटी में से पढ़ लेना। ठीक है, तुम एनसीईआरटी में से पढ़ लेना, तुम एनसीईआरटी के पेज नंबर 37 तक पढ़ सकते हो।
ठीक है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 37 तक पढ़ सकते हो तुम इसको अब।